Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. My name is Zishan Akbar और आज हम इस वीडियो लेक्चर में जियो टेक्निकल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में से लेटरल अर्थ प्रेशर को डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 हमने पहले डिस्कस किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर एक ही टाइप की सॉइल हो और उसमें वाटर टेबल आ जाए या विदाउट वाटर टेबल वो सॉइल एक ही टाइप की सॉइल हो अलोंग द होल लेंथ ऑफ वॉल या एज अ बैकफिल मटेरियल, तो फिर हम उसमें लिटरल अर्थ प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब लिटरल अर्थ प्रेशर की चूंकि 3 टाइप्स हमने डिस्कस की थी। बेसिकली लिटरल अर्थ प्रेशर जो है वो 3 तरह से किसी भी वॉल पे लग सकता है। तो जो उसकी पहली टाइप थी दैट वाज स्टैटिक। अब उस स्टैटिक लेटरल अर्थ प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल उसका फॉर्मूला होता है 1/2 के नॉट गैमा एच स्क्वायर। अब ये सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आपके पास वॉल है ये और इसके बैक फिल जो है, ये जो मटेरियल है जिसको इसने रिटेन किया हुआ है, ये आपके पास सॉइल ड्राई है टोटली, मतलब इसके अंदर वाटर टेबल का इन्फ्लुएंस नहीं है, वो नीचे यहाँ कहीं है, बेस ऑफ द वॉल से नीचे है और यहाँ पे सॉइल सैंड है या जो भी है क्ले है। तो उसके लिए हम के नॉट फाइंड करते थे, हमें के नॉट की जरूरत पड़ती थी। गैमा सॉइल का यूनिट वेट एंड एच इज दी हाइट ऑफ वॉल, ये वाली चीज होती थी। वाटर टेबल के आने से हम फिर उसे 2 जोन्स में, अगर वाटर टेबल यहाँ आ रहा है तो फिर हम इसे 2 जोन्स में डिवाइड करते थे, एक विदाउट वाटर टेबल ये H1 हाइट और एक विद वाटर टेबल दैट वाज H2 हाइट। बट इसमें कंडीशन ये थी कि आपकी सॉइल टाइप मीन उसकी जो जियोटेक्निकल प्रॉपर्टीज हैं फाई और सी वो सेम है। अगर यहाँ इस सॉइल का फाई 30 था तो इस सॉइल का भी फाई जो है वो 30 डिग्री होगा। तो अब जो आ रहा है उसमें डिफ्रेंसिएशन क्या थी कि हम के नॉट कैलकुलेट करते थे। अगर आपकी नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल होती थी तो उसमें के नॉट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था 1 माइनस साइन फाई डैश, और आपकी ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होती थी तो उसके लिए हम के नॉट फाइंड करते थे 1 माइनस साइन फाई डैश इनटू, क्योंकि ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में ओ सी आर ग्रेटर देन 1 होता है, तो ओ सी आर रेज टू पावर साइन फाई डैश यहाँ पे। तो यही फॉर्मूला है, इसी को आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ओ सी आर नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए ओ सी आर 1 होता है, तो आप ओ सी आर 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर कोई भी वैल्यू हो तो 1 ही रहता है, तो मीन सिंपली 1 माइनस साइन फाई डैश होगा। लेकिन अब हम अगर जाएं एक्टिव स्टेट के अंदर, अब एक्टिव स्टेट का मतलब ये है कि आपकी जो वॉल है दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम द बैकफिल, कि ये आपका बैकफिल है जिसको उसने रिटेन किया हुआ है, और ये अगर बैकफिल से अवे मूव करना शुरू कर दे मींस जो वॉल है उसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी, लेकिन जैसे ही इसने बैकफिल को रिटेन किया तो ये अब अपनी इस पोजीशन पे आ चुकी है। तो इसने एक डिस्टेंस कवर किया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से लेके नई पोजीशन तक, दैट इज डेल्टा लेंथ ए, मींस द डिस्टेंस कवर्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यू टू एक्टिव फोर्सेस दैट इज अवे फ्रॉम द बैकफिल। तो इसको हम कहेंगे चेंज इन डिस्टेंस और डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल और अलोंग द एक्स एक्सिस बाय एक्टिव फोर्स। ये एक्टिव फोर्स है, क्योंकि ये बैकफिल है तो इस बैकफिल से अवे जा रही है वॉल, तो दिस इज एक्टिव कंडीशन। तो इस केस में जो हमारा पी ए होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2 के ए गैमा एच स्क्वायर। अब देखें यहाँ भी गैमा है, यहाँ भी गैमा है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है। द ओनली डिफरेंस इज ऑफ के, कि यहाँ पे जो आपके पास कोफिशिएंट लेटरल अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट आया है वो एक्टिव स्टेट का है, वो स्टैटिक स्टेट का नहीं है, मतलब एट रेस्ट नहीं है। एट रेस्ट में वॉल अपनी जगह पे स्टैटिक रहती है, वो मूव नहीं करती। तो इस के ए को फाइंड करने के लिए, अब इसी तरह लेट अस सपोज हमारे पास पैसिव कंडीशन है। अब पैसिव कंडीशन के लिए हमें पी पी पैसिव फोर्स चाहिए होगी पर यूनिट लेंथ, दैट विल बी 1/2 के पी गैमा एच स्क्वायर। अब इसमें भी गैमा सेम है, एच सेम है, बट द डिफरेंस इज ओनली ऑफ के पी। लेकिन यहाँ पे जो चेंज होगी वो मतलब सिनेरियो के पी और के ए में आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज ये हमारे पास वॉल है, ये मटेरियल है जिसको इस वॉल ने एज अ बैकफिल रिटेन किया हुआ है, मतलब इस मटेरियल को रिटेन करने के लिए हमने वॉल बनाई। लेकिन इस वॉल की दूसरी साइड पे, अपोजिट साइड पे भी हमने मटेरियल को, यहाँ पे सॉइल अवेलेबल है,
मतलब ये जो आपकी वॉल है ये इमर्स्ड है विद इन द सॉइल, इसको हमने सॉइल के अंदर इस साइड तक रखा हुआ है। तो इसको मैं क्या देता हूँ, एच, कोई भी कह दें, एच फिल कह दें या जो भी कह दें, एच कह दें। ये जो हाइट होगी अब इसके एंड तक, दिस इज नोन एज एच। अब यहाँ पे वाटर टेबल भी हो सकता है, मे बी यहाँ हो, कहीं भी हो, तो उसको बाद में हम देखते हैं। अब यहाँ ये जो सॉइल है इसको हम कहते हैं दिस सॉइल इज काजिंग अ पैसिव कंडीशन, और ये जो सॉइल है इज काजिंग एक्टिव कंडीशन, कि ये वो सॉइल है जो इसको इधर मूव करवाएगी और ये वो सॉइल है जो इसको इधर मूव करवाएगी अवे टुवर्ड्स द बैकफिल। ये बैकफिल की तरफ जाए तो पैसिव कंडीशन है, और अगर अवे फ्रॉम द बैकफिल जाए वॉल, दिस इज एक्टिव कंडीशन। तो ये जो बैकफिल है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव कंडीशन, एंड दिस fill or this soil on the opposite side of the backfill is known as a cause of passive condition। तो इसमें अब अगर हम दोबारा लिखें, P नॉट इज इक्वल टू 1/2 के नॉट गैमा एच स्क्वायर, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1, उसका मैं लिंक दे दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। पी ए फाइंड करने के लिए सिंपल, दैट इज चेंज के नॉट की जगह अब के ए आ जाएगा, सेम फार्मूला, गैमा एच स्क्वायर पी पी 1/2 के पी गैमा एच स्क्वायर। अब यहाँ पे चूंकि हमने फिगर के अंदर इसको एच एफ लिखा है, ये अपोजिट साइड की जो सॉइल है, तो यहाँ पे हम इसको एच एफ यूज करेंगे, बस ये डिफरेंस होगा। मतलब जो यहाँ पे पैसिव प्रेशर फाइंड करते हुए डेप्थ आनी है सॉइल की, दैट इज अपोजिट साइड, दैट इज डेप्थ ऑफ सॉइल फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल टिल द लेवल ऑफ सॉइल, कि अपोजिट साइड, बैकफिल की अपोजिट साइड पे अगर कोई सॉइल है किसी भी डेप्थ पे, तो मोस्टली ऑथर्स जो हैं वो इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इसको काउंटर करना चाहिए। आपके जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग है या स्लाइडिंग है, इसको कंसिडर करते हैं। तो इस लेक्चर में हम एक्टिव प्रेशर को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ पैसिव को भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरा डिफरेंस कोई नहीं है एज सच, मतलब कोई इतना डिफरेंस नहीं है इनमें। तो सिंपली हम पी ए को अगर फाइंड कर सकते हैं तो पी पी के लिए हमें सिर्फ साइड चेंज करनी है, कि हमने इस साइड की बजाय इस साइड पे शिफ्ट हो जाना है और सॉइल को देखेंगे। ये नॉर्मली आपकी ड्राई सॉइल होती है, मतलब इसमें वाटर टेबल का इम्पैक्ट नहीं होता इतना। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल एक इंक्लूड किया है कि assume that the retaining wall, this is the retaining wall shown in the figure, can yield sufficiently, मतलब इसमें yielding हो रही है। अब लास्ट पार्ट 1 में हमने देखा था कि वो वॉल जो है वो यील्ड नहीं कर रही थी। यील्ड ना करने का मतलब ये है कि ये वॉल अपनी जगह पे स्टैटिक है, ना ये लेफ्ट साइड पे मूव करती है ना ये राइट साइड पे। मीन ये अगर बैकफिल है इसका, दिस इज कॉल्ड बैकफिल, तो ये बैकफिल से अवे या टुवर्ड्स बैकफिल मूव नहीं करती, बल्कि ये अपनी जगह पे स्टैटिक रहती है। लेकिन इन दिस केस, इन दिस एग्जांपल, the wall is yielding sufficiently to develop active state, mean we are going to activate the active condition, कि अब जो ये सॉइल है, बैकफिल है, ये इस वॉल को अपने से अवे मूव करवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके दूसरी साइड पे कोई फिल मौजूद नहीं है। Determine the Rankine active force per unit length of the wall and the location of the resultant line of action। Means हमने total force find करनी है, पर यूनिट लेंथ कितनी एक्ट कर रही है। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे सॉइल्स जो हैं वो दो टाइप्स की हैं। एक सॉइल में फाइव डैश 30 डिग्री है और दूसरी सॉइल सॉइल का फाइव डैश 36 डिग्रीज है। मीन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड वाटर टेबल इज देयर, एंड यूनिट वेट तो ऑब्वियसली सेम होगा और डिफरेंट होगा वाटर टेबल आने से। तो हमने यहाँ पे पी ए फाइंड करना है एंड जी प्राइम और जी बार ए फाइंड करना है। एक्टिव फोर्स टोटल और एक्टिव फोर्स की लोकेशन फ्रॉम दिस ओ पॉइंट, दिस इज पॉइंट ओ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है। अब जो स्टेप 1 है आपका, बल्कि उस वर्टिकल फोर्स को कैलकुलेट करने से पहले आप क्या करिए, आप कैलकुलेट के ए फॉर बोथ सॉइल्स। अब दोनों सॉइल्स के लिए आप के ए कैलकुलेट करें, के ए 1। अब यहाँ पे एक्टिव फोर्स का जो हमने लास्ट इधर डिस्कस किया है कि के ए, इसको फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, दैट इज के ए इज इक्वल टू tan स्क्वेयर 45 माइनस 5 डैश बाय
2 कि आपको जो सॉइल का इंटरनल फ्रिक्शन एंगल गिवन है, उसको आप हाफ करेंगे 45 में से माइनस करके 10 लेके उस आंसर का स्क्वायर ले लें। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 45 माइनस 5 डैश बाई 2 एंड होल रेज टू पावर 2। इस तरह से भी कर सकते हैं। और के पी जो है इससे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है। अब ये इस केस में है, अब इसकी मैं आपको कंडीशन भी बताता हूँ कि ये जो के ए का फार्मूला है ये किस कंडीशन में वैलिड है। यहाँ पे सिर्फ के ए में यहाँ माइनस होता है 45 एंड 5 डैश बाई 2 में, और यहाँ सिर्फ प्लस है। अब ये फार्मूलाज जो वैलिड हैं ये सिर्फ उस कंडीशन में वैलिड हैं कि आपकी जो वॉल है दैट इज वर्टिकल, इसकी जो साइड है जो बैकफिल से रिलेटेड ये वर्टिकल हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो बैकफिल है ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए इस तरह से, मतलब ये इस बैकफिल का कोई एंगल ना हो। तो ये दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इज backfill is horizontal, and second condition is face of wall is vertical। अब कौन सा फेस है दैट इज रिलेटेड टू बैकफिल। बैकफिल से जो रिलेटेड फेस है उसको वर्टिकल होना चाहिए। अगर ये वर्टिकल नहीं है तो उसका एंगल थीटा आता है, इसका एंगल अगर ये हॉरिजॉन्टल नहीं है तो बैकफिल आपका इस तरह से भी हो सकता है कि ये आपकी वॉल है, आपका बैकफिल अगर हॉरिजॉन्टल नहीं है तो फिर वो ऐसे भी हो सकता है, मीन वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा दैट इज नोन एज बीटा, लेट अस से 15 डिग्री। तो इस कंडीशन में फिर आपका फॉर्मूला जो है ये के ए, और के ए जो है वो चेंज हो जाएगा। के पी भी चेंज हो सकता है बट मोस्टली के ए ही चेंज होता है। अब के ए वन फर्स्ट सॉइल है, क्योंकि यहाँ पे वॉल भी वर्टिकल है और बैकफिल भी हॉरिजॉन्टल है, तो इस केस में हम सिंपल फार्मूला लिखेंगे tan स्क्वायर 45 माइनस 5 डैश बाय 2, एंड tan स्क्वायर 45 माइनस फर्स्ट सॉइल का जो 5 डैश है तो इसको आप 5 डैश 1 कह दें, 5 डैश 1 बाई 2, 5 डैश इज 30 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे अगर आप इसमें से के ए वन की वैल्यू लें 30 डिग्री एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ फर्स्ट सॉइल के लिए that will be 0 point something 0.33। तो के ए वन जो है इस कंडीशन में आपके पास आएगा 0.333। इसको नोट डाउन करेंगे हम, तो इसी इसी को हम सॉइल प्रोफाइल के अंदर लिखते हैं, दैट इज के वन ऑफ द फर्स्ट सॉइल इज 0.333। नाउ द के ए वन फॉर द सेकंड सॉइल इज के ए टू इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम लगेगा, सिर्फ यहाँ पे 5 डैश जो है वो सेकंड आएगा 45 माइनस 5 डैश 2 बाय 2, बिकॉज हम सेकंड सॉइल का के कैलकुलेट करने जा रहे हैं के ए, दैट इज tan स्क्वायर 45 माइनस 18, 36 बाय 2 इज 18, तो tan 45 माइनस 18 एंड इस आंसर का स्क्वायर लेंगे 0.259 और 0.26 भी लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे के ए टू इज इक्वल टू 0.26। यहाँ पे इसे मेंशन करें के ए टू इज इक्वल टू 0.26। अब जब आपकी सॉइल्स के 5 डैश डिफरेंट हों तो जितनी भी लेयर्स हैं उसमें प्रोसीजर क्या करना है आपने, कि आपने जहाँ पे ये सॉइल चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सॉइल चेंज हो रही है वाटर टेबल भी यहीं पे है, तो आपने अगर वाटर टेबल कहीं और है और सॉइल चेंज हो रही है तो आपने बिल्कुल उस लेयर के ऊपर और लेयर के नीचे जो सॉइल है उसका के लिख देना है। अब ऊपर ये इस लेयर का जो के है दैट इज 0.33, और नीचे वाली सॉइल का जो के है दैट इज 0.26, तो ये आपने मेंशन कर देना है इनको। अब इससे आगे जो हम करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, अब उस पे आप केयर करेंगे, मतलब आप प्रोसीजर सेम ही है, सिर्फ सॉइल टाइप चेंज हो रही है, इसकी वजह से एक चेंज आएगी पार्ट वन और पार्ट टू में। जो चेंज है एक तो इसमें एक्टिव स्टेट आ गई है, और दूसरा इसमें चेंज आएगी सॉइल टाइप, क्योंकि दो सॉइल टाइप्स आ गई हैं इसमें। अगर एक ही सॉइल टाइप हो तो सेम आप उसी प्रोसीजर से कर सकते हैं जैसा पार्ट वन में है, बट आपने के नॉट की जगह के ए कैलकुलेट करना है, जिसके लिए ये फॉर्मूला आपको गिवन है। अब इसमें आप सबसे पहले
अब स्टेप 2 आपका होगा। स्टेप 2 में आप क्या कैलकुलेट करेंगे? स्टेप 2 इज सिग्मा वी and sigma h. Sigma dash V and sigma dash H means sigma prime V vertical effective stress and horizontal effective stress at every point where there is a change. इसको याद रखने का एक पॉइंट है एट चेंज पॉइंट्स। अब एट चेंज पॉइंट्स का मतलब ये है कि हर उस पॉइंट पे आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव स्ट्रेसेस फाइंड करनी है जहां पे सॉइल की प्रॉपर्टीज में कोई ना कोई चेंज आ रही है। सॉइल के यूनिट वेट में चेंज हो सकती है, सॉइल के एंगल में कोई चेंज हो सकती है, इस सी की वैल्यू में कोई चेंज हो सकती है। इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज चेंज किसी भी पॉइंट पे हो रही है तो आपने उस पॉइंट पे रुक के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव स्ट्रेसेस फाइंड करनी है। अब हमें ओरिजिनली इस लेटरल अर्थ प्रेशर के लिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस चाहिए होती हैं, लेकिन हम वर्टिकल का सहारा लेते हैं क्योंकि हमारे पास फार्मूलाए जो हैं वो वर्टिकल फाइंड करने के लिए हैं, जो हमने प्रोसीजर डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ तक हम 10 फीट तक आते हैं तो सॉइल का यूनिट वेट फाई और सी कांस्टेंट है, तीनों एक ही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लेट अस सपोज इस पॉइंट को हम ए कह लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी कह लेते हैं और इस पॉइंट को हम सी कह लेते हैं। तो ए पॉइंट पे जो होगी एट ए, चूंकि इसके ऊपर सॉइल नहीं है तो मींस आपकी वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो, तो हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव स्ट्रेस भी जीरो होगी, पोर वाटर प्रेशर भी जीरो होगा सिंपली। अब हम बी पे पहुंचते हैं एट बी। यहाँ पे भी स्ट्रेस हो सकती है अगर आपके ऊपर सरचार्ज लोड, इस पॉइंट ए के ऊपर कोई सरचार्ज लोड लग रहा है, उस केस को भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या इसमें अगर टाइम लिमिट हुई तो उसमें कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे बी पे आप वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करें, सिग्मा डैश वी इज इक्वल टू, सिंपल है, डेप्थ इनटू यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। तो यूनिट वेट 102 है, एल बी परफेक्ट क्यूब इनटू डेप्थ है 10, दिस विल बी इक्वल टू 1020 एल बी परफेक्ट स्क्वायर। ये आपके पास वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस आ गई। अब आपको हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव स्ट्रेस चाहिए इसी पॉइंट पे। तो अब चूंकि हम एक्टिव स्टेट हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि आपकी एक्टिव स्टेट जो है वो एक्टिव हो गई है, तो उसमें हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस फाइंड करते हुए, हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम यहाँ पे के नॉट से मल्टीप्लाई करते थे, बट नाउ इट विल बी के ए। तो जहां जहां आपने लास्ट पार्ट में के ए लिखा, के नॉट लिखा था, वहां वहां आपने के ए यहाँ पे चेंज कर देना। तो के ए की वैल्यू, चूंकि हम सॉइल, अब यहाँ पे देखें, क्योंकि सॉइल चेंज हो रही है तो इस जगह पे हम दो सिग्मा डैश एच लेंगे, टू वैल्यूज ऑफ सिग्मा डैश एच। वाटर टेबल की वजह से मसला नहीं होगा, बट सॉइल टाइप चूंकि चेंज हो रही है। अब यहाँ देखें, गैमा 102 है और 5-36 है, मीन यहाँ 30 और यहाँ 30 होता तो गैमा ने तो चेंज होना है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये ड्राई सॉइल है, मॉइस्ट है और ये सैचुरेटेड है। तो इसमें गैमा तो चेंज होगा वाटर टेबल की वजह से, बट फाई और सी नहीं चेंज होते वाटर टेबल की वजह से। तो यहाँ पे फाई भी चेंज हो रहा है, इट मीन्स दैट दीज सॉइल टाइप्स आर डिफरेंट। तो उसके लिए फिर हम दो सिग्मा डैश एच कैलकुलेट करेंगे एट 10 फीट, इस डेप्थ पे जहाँ पे ये दोनों सॉइल्स आपस में मैच हो रही हैं। तो के ए पहली सॉइल के लिए हमारा 0.33 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1020 से, तो जो नेट आंसर होगा हमारा 339.67 एल बी परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको हम प्लस का साइन देंगे। प्लस का मतलब ये है कि ये 10 फीट से थोड़ा सा ऊपर है, मीन हम ऊपर वाली लेयर में इस इधर कहीं है, इस पॉइंट पे। वो जो हम मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ इसका KA1 और KA2 लास्ट पेज पे लिख लेने हैं, तो उनका मकसद यही है, उनको लिखने का मकसद यही है कि आप KA1 से इसके जस्ट अबव पॉइंट बी एंड जस्ट बिलो पॉइंट बी, इसका मतलब ये है। अब माइनस का मतलब क्या होगा? माइनस का मतलब आपने सिग्मा डैश एच ही कैलकुलेट करना है, बट यहाँ आपने किससे मल्टीप्लाई किया? KA1 से। नाउ यू विल मल्टीप्लाई विद KA2, सिग्मा डैश वी वही रहेगा जो किस पे था, बी पे। तो यहाँ पे 0.26 हो जाएगा KA2, बट
वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस वही रहेगी जो पहले आपने बी पे फाइंड की है, वो तो एक ही है 1020, दैट इज इक्वल टू 265.2 LB पर फिट स्क्वेयर। बस इसमें इसमें ये थोड़ा सा चेंज, ये एक चीज़ है जो ट्रिक है और जो कॉन्सेप्ट है इसमें, वो ये है कि आप प्लस और माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि इस लाइन पे सॉइल टाइप्स चेंज हो रही हैं, तो सॉइल टाइप चेंज वाटर टेबल का इम्पैक्ट नहीं है। फिर ये क्लियर कर लें कि हम स्टैटिक कंडीशन में ये जो फोर्सेस हैं ये के1 और के2 को कंसिडर नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे स्टैटिक कंडीशन थी, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सॉरी, वाटर सिर्फ टॉप वाटर टेबल में सिंगल सॉइल लेयर के अंदर हम ये कंसिडर नहीं करते। बट अगर टू सॉइल लेयर्स आ जाएं, दो टाइप्स हैं सॉइल लेयर्स की, और वाटर टेबल भी है, तो वाटर टेबल को तो एज सच हम डील करेंगे जैसे हम पहले करते हैं स्टैटिक कंडीशन में या पैसिव में या एक्टिव में। बट ये सॉइल टाइप चेंज होने से आपकी जो लेयर्स हैं उनके इंटरफेस पे, इसको कहता है इंटरफेस या इंटरसेक्शन पॉइंट, तो जहां पे लेयर्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट के, इसको हमने यहाँ बी का नाम दिया, तो जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो, उसी पॉइंट बी के वर्टिकल स्ट्रेस को यूज करना है। वर्टिकल स्ट्रेस एट पॉइंट बी इज 1020, उसी को हमने यूज किया 1020 को, दोनों केसेस में देखें 1020 है। बट हमने जो के ए ऊपर वाले केस में जस्ट अबव में इसका यूज किया है के ए1, और जस्ट बिलो में इस सॉइल का के टू यूज किया, दैट इज 0.26। तो उससे हमें दो स्ट्रेसेस मिल गई हैं, 339.67 एंड 265.2। मींस इस सॉइल के अंदर एक्टिव वो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है वो ज्यादा होगी, और इस सॉइल के अंदर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस कम होगी, क्योंकि इसका के कम है। ऑटोमेटिकली इसका 0.26 है और इसका 0.333 है। अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, यू हैव टू गो एट सी, बिकॉज इस पॉइंट बी से नीचे जितनी भी सॉइल है वो सेम है, तो हम यहाँ पे एट सी इस पे पहुंचेंगे। तो एट सी अब जाएं सिग्मा डैश वी, तो कैलकुलेट करें, दैट इज ये यहाँ से टॉप से, हमेशा जिस भी पॉइंट पे खड़े हैं आपने टॉप से नीचे चलना है। तो बी पे हमने वर्टिकल स्ट्रेस फाइंड की थी 1020, वो हम एज इट इज रखेंगे, प्लस अब उससे नीचे चलना शुरू कर दें, बी से नीचे जितनी बी तक फाइंड कर ली उससे आगे चलना शुरू कर दें, दैट इज 10 टाइम्स, अब सॉइल का यूनिट वेट 121 है, माइनस अब चूंकि यहाँ पे वाटर टेबल का इफेक्ट भी है तो वर्टिकल स्ट्रेस रिड्यूस होती है, 10 टाइम्स ये पीएसएफ यूनिट है 62.4, इसका यूनिट वेट आएगा 1020 प्लस 121 टाइम्स 10 माइनस 62.4 टाइम्स 10, दिस इज 1606, 1606 LB पर फिट स्क्वायर। आपके पास सिग्मा वी आ, अब यहाँ पे आपने सिग्मा एच फाइंड करना है इस पॉइंट पे, पहले हमने इस पॉइंट पे फाइंड कर लिया दो सिग्मा एच, अब यहाँ पे क्योंकि एक ही लेयर है उसका एंड है, तो हम सिग्मा एच फाइंड करेंगे, सिग्मा डैश एच, आप इसको सी भी लिख सकते हैं, इसको आप सिग्मा डैश एच बी भी लिख सकते हैं पॉजिटिव, एंड इसको सिग्मा डैश एच बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स आपको क्लियर है, अप अबव एंड बिलो, अबव बी एंड बिलो बी। तो सिग्मा डैश एच सी जो है, मतलब हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू के टू, क्योंकि ये सॉइल सेकंड सॉइल है, ये सेकंड सॉइल लेयर है, तो इसमें के टू यूज होगा, यहाँ पे आगे कोई चेंज नहीं हो रहा, के टू इंटू सिग्मा डैश बी सी, इसको आप सी भी कह सकते हैं, इसको बी कह दें, वर्टिकल स्ट्रेस एट बी, यहाँ पे बी लिख दें, यहाँ पे सी लिख दें। तो के टू इज 0.26 इंटू दिस इज 1606, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.26 को 1606 से, तो आंसर विल बी 417.56, 417.56 LB पर फिट स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशंस थोड़ी सी ट्रिकी हैं, इसमें आपने कॉन्सेप्ट्स को लेके चलना है तो फिर कोई इशू नहीं है। अब इसमें डायग्राम बनानी है, अब इसके बाद जब आप ये सारी, क्योंकि हम ये एंड पॉइंट है वॉल का, ये एंड पॉइंट है, बेस है वॉल की, यहाँ तक पहुंच गए हैं, आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर लिए हैं, तो उसके बाद कोई इशू नहीं है। अब एक चीज रहती है, हमने ये जो वाटर का वेट या वाटर को माइनस किया है, वाटर का इफेक्ट, ये वर्टिकल स्ट्रेस में से किया है, वाटर का हॉरिजॉन्टल इफेक्ट अभी हमने नहीं देखा कि वाटर जो इधर अवेलेबल है, वाटर इज एन आइसोट्रोपिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स टू अप्लाई प्रेशर ऑन ऑल साइड्स ऑफ द कंटेनर इन इक्वल मैग्नीट्यूड, कि जितना भी वाटर, अगर यहाँ पे कोई इस ये फर्ज करें आप एक
कंटेनर है, तो इसके अंदर पानी फुली फिल्ड है, तो अपर साइड, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, जो भी साइड है उस पे वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो वाटर, जितना प्रेशर उसका हमने माइनस किया है उतना ही प्रेशर हमें ऐड भी करना पड़ेगा उसी के अंदर। मतलब वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस भी अप्लाई करेगा। पहले तो वो वर्टिकल स्ट्रेस अप्लाई कर रहा था अपवर्ड, डाउनवर्ड हमारा कंसर्न नहीं है क्योंकि हम डाउनवर्ड वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट नहीं कर रहे। तो ये इधर हॉरिजॉन्टल प्रेशर भी लगाएगा, उसको भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हम लिखते होते हैं पोर वाटर प्रेशर, ये लास्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है क्योंकि हमने सी पे सारी कैलकुलेट कर ली हैं। तो हम बी से वाटर टेबल स्टार्ट, अब ये इसको कंसर्न है आगे हमारी इस पॉइंट पे। तो ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है हम वॉल के एंड तक। तो हम देखते हैं कि वाटर से कितना प्रेशर लगता है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो कितना होगा, क्योंकि वाटर की हाइट 10 फीट है, तो हम लिखेंगे इसे यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 टाइम्स वाटर का यूनिट वेट होता है 62.4, दिस विल बी 624 एल बी पर फिट स्क्वायर। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। तो इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें सिंपली अलोंग दी वॉल, तो ये इस तरह से ड्रॉ होगी। ये आपकी वॉल है, ये इसका पॉइंट ओ है। इसको अब यहाँ से स्ट्रेस जीरो थी, इंक्रीज हुई इस पॉइंट तक, इंक्रीज होके कहाँ पहुंची थी, अब ये देखें, क्योंकि इसको हमने पॉइंट बी कंसीडर किया हुआ है, ये ए है, और यहाँ हम पहुंचेंगे कहीं सी पे। तो ए पे जीरो जीरो वैल्यूज हैं, बी पे दो वैल्यूज हैं। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, हमने ड्रॉ हॉरिजॉन्टल, ये जो फिगर है इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल नहीं ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल की हमें जरूरत नहीं होती क्योंकि लेटरल प्रेशर है, लेटरल मींस आपने हॉरिजॉन्टल प्रेशर फाइंड करना है। तो इस केस में बी पे दो स्ट्रेसेस हैं, एक 339.67 जस्ट अबव, ये हमेशा ऐसे ही होगा, जस्ट अबव और जस्ट बिलो, पहले प्लस वाली और फिर माइनस वाली। आप इसको और इसको उलट नहीं कर सकते, मतलब पहले अपर लेयर और फिर लोअर लेयर। तो अपर लेयर में जो स्ट्रेस थी सॉइल की 339.67 है, तो आप यहाँ इसको मेंशन करेंगे 339.67 एल बी परफेक्ट स्क्वायर। उसके फौरन बाद शिफ्ट देखें इसकी, अब वो 339.67 से 265.5 पे आ गई, पॉइंट सेम है, सिर्फ लेयर्स की वजह से। तो आप, चूंकि वो रिड्यूस हो रही है, 339.67 से 265.2 है, तो हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे ऐसे, तो इस पॉइंट को मेंशन करेंगे 265.2। अब फिर उस पॉइंट से आपने आगे जाना है और सी पे पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों को डील कर लिया अपर लोअर को। तो उसके बाद आप सी पे पहुंचेंगे, तो सी पे जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है दैट इज 417.56, वो 339 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आप यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ से फिर ये ऐसे मूव करेगी ये, तो इसको हम बोलेंगे 417.56 एल बी परफेक्ट स्क्वायर, ये 256 एल बी परफेक्ट स्क्वायर। अब ये आ गया, ये तो हमने सॉइल के लिए कर ली। अब पोर वाटर प्रेशर को हमने सेपरेटली ड्रॉ करना है, तो वो 624 है। तो हम, चूंकि पोर वाटर प्रेशर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ से वॉल बनाएंगे, फुल फुल लेंथ वॉल ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से वाटर का प्रेशर आएगा। यहाँ पे चूंकि पानी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से वाटर, तो यहाँ उसका प्रेशर जीरो होगा, और वो भी ट्राइंगुलर वे में इंक्रीज होगा 624 एल बी पर फिट स्क्वायर। नाउ द प्रोसीजर इज सेम, इसको मैं थोड़ा सा स्पीडी करूंगा। तो हम इसको फिगर्स में ड्रॉ कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, पूरी पूरी फिगर जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस की बनी है। दिस इज वन फिगर नंबर वन ट्राइंगल, टू रेक्टेंगल, थ्री ट्राइंगल एंड फोर ट्राइंगल। तो चार शेप्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगा रही हैं। हम फिगर नंबर वन को अगर जाएं, उसका एरिया फाइंड करें, तो हमें मिलेगा PA1। फिगर नंबर टू पे जाएं तो PA2, फिगर नंबर थ्री पे जाएं तो PA3, एंड फिगर नंबर फोर पे जाएं इसके लिए, दैट विल बी नोन एज PA4। अब PA1 कैलकुलेट करना है, ट्राइंगल है, उसका एरिया 1/2 इंटू बेस इसकी कितनी है, क्योंकि ये ट्राइंगल यहाँ तक जा रही है, तो 339.67, 339.67 इसकी बेस है, एंड इसकी हाइट जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, ये 10 फिट है। तो इसको हम 10 फिट मल्टीप्लाई करेंगे, 339.67 टाइम्स 10 इज 3396.7,
डिवाइड बाय 2, दिस इज 1698.37 LB पर फिट। क्योंकि ये LB पर फिट स्क्वायर है और ये फिट है तो 1 फिट बचेगा। नेक्स्ट सेम PA2, अब ये अप्लाई कहाँ होगा, इस पॉइंट पे अप्लाई होगा, यहाँ पे h/3, यहाँ से h/, इसका सेंट्रॉइड जो है वो यहाँ से इतना होता है, तो 3.33 मीटर होगा इसकी बेस से। फिर दूसरी फिगर रेक्टेंगल है तो वो इसका सेंट्रॉइड हाफ होता है, तो यहाँ से हाफ, दैट इज 5 मीटर सेकंड फिगर का। तो इसका एरिया क्या होगा, दैट इज लेंथ इनटू विड्थ, रेक्टेंगल का एरिया। तो इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये देखें 265.2, एंड विड्थ इज, जो उसकी यहाँ से h है, h2 है, दैट इज 10, तो दिस विल बी 2652, सेम यूनिट होगा LB पर फिट। अब ये LB पर फिट आ रहे हैं, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी उसने पूछा हुआ है एक्टिव फोर्स पर यूनिट लेंथ, मीन LB पर फिट में ही हमें आंसर चाहिए। तो आ रहे हैं आंसर्स। PA3 मीन्स आपने थर्ड फिगर का लेना है, क्योंकि ये ट्राइंगल है तो इसका सेंट्रॉइड भी h/3 पे होता है, तो यहाँ से यहाँ 3.33 मीटर, क्योंकि ये H10 ही है तो 10/3 3.33 मीटर होगा। अब इसका एरिया फाइंड करें तो 1/2 इंटू इसकी बेस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, अब ये क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ तक जो वैल्यू है दैट इज 265.2 है, 265.2, उससे आगे है 417.56। तो हमें तो ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ चाहिए, टोटल 4 यहाँ से शुरू करें तो यहाँ तक जाएं तो 417.56 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है 265 है, तो हमें तो ये चाहिए। तो इस 417.56 में से हम ये वाली चीज़ माइनस कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगी यहाँ से यहाँ। तो हम लिखेंगे 417.56 माइनस 265.2 इंटू हाइट उसकी भी 10 ही है, तो दैट विल बी 417.56 माइनस 265.2 times 10 and divided by 2, that is 761.8 LB पर फिट। इसी तरह से PA4 फाइंड करें, ये वाटर है तो इसमें 1/2 ट्राइंगल है, 624 इसकी बेस है और हाइट इसकी भी 10 ही है, दैट इज 3120। PA4 इज इक्वल टू 3120 LB पर फिट। अब हमें टोटल स्ट्रेस चाहिए तो हम इसको ऐड करेंगे। अब फोर्थ में देखें, ये भी ट्राइंगल है तो इसका भी लोकेशन यही होगी h/3 पे, यहाँ से 3.33 फिट पे। सॉरी ये फिट होंगे, ये मीटर नहीं है, ये फिट है, फिट। तो हमारा चूंकि ओरिजिन ये O है, हम इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हम सारे मोमेंट्स हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब हम पहले सबसे पहले टोटल फोर्स पे जाते हैं। तो टोटल फोर्स, एक्टिव फोर्स इज इक्वल टू PA1 प्लस PA2 प्लस PA3 प्लस PA4। तो इन सबको जब ऐड करेंगे, PA1 दिस वन 1698.37 प्लस 2652 प्लस 761.8 and 3120, this is 8232.17, 8232.17 LB पर फिट। ये आपके पास एक्टिव फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गई, जो पहली चीज रिक्वायर्ड थी। अब हमने फाइंड करना है ZA बार, मतलब वो यहाँ से ये जो PA है, लेट सपोज यहाँ लग रही है PA, तो इसका यहाँ से इस O पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, ये हमें चाहिए ZA बार। उसको फाइंड करने के लिए हम Z0 बार फाइंड करते थे, तो उसके लिए सेम प्रोसीजर है, PA1 मीन्स M1 प्लस PA2 टाइम्स M2 प्लस PA3 टाइम्स M3 प्लस PA4 टाइम्स M4 डिवाइड बाय PA। ये M जो है यहाँ पे मोमेंट आर्म्स हैं फ्रॉम पॉइंट O। तो इस ये चूंकि ट्राइंगल बनी थी तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये PA1 है। अब ये इस O से 10 फिट ये
और 3.33 ये वाला, 10 प्लस 3.33 13.33 हो गया। तो ये जो आपकी वैल्यू है दैट इज 13.33, और ये जो आपकी फोर्स है दैट इज 1698.37। तो आप यहाँ पे इसे लिख देंगे 1698.37, और प्लस PA2 आपके पास 2652 है, टाइम्स जो सेकंड मोमेंट आर्म है वो रेक्टेंगल है तो वो 5 फीट है आपके पास, वो पॉइंट ओ से ही है, प्लस PA3 आपके पास जो है वो 761.8 है, टाइम्स M3 आपके पास 3.33 फीट है, वो ओ से ही ये हमने लिया 3.33 फीट इस फिगर का, और फोर्थ का भी 3.33 है, दैट इज 3120 टाइम्स 3.33 ओवर PA हमारे पास ये 8232.17। तो जब इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे PA पे, तो उसका आंसर आएगा, जस्ट सेकंड, मैं आपको इसका आंसर निकाल देता हूँ। इनका समेशन है टॉप वाली वैल्यूज का, ZA बार इज इक्वल टू 48842, इसमें मिस्टेक हो सकती है पॉसिबली, दिस इज LB परफेक्ट एंड डिवाइड बाय 8232.17 LB पर फिट। तो ये इसका जो यूनिट बनेगा LB पर फिट इनटू फिट होगा, क्योंकि ये LB पर फिट में है और ये फिट में है, तो फिट ये साथ आएगा, तो LB पर फिट से LB पर फिट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका नेट आंसर जो है वो फिट में आएगा। तो डिवाइड करेंगे इसको 8232.17 से, दैट विल बी 5.93। देयर मे बी एन एरर, फिट मीन इस ओ पॉइंट से आपका जो रिजल्टेंट है वो इधर है कहीं, वो यहाँ से 5 बिलो वाटर टेबल है, क्योंकि यहाँ से वाटर टेबल 10 फीट ऊपर है, तो हम 5.93 फीट इसको कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा जो आंसर है फाइनल, वो 5.93 फीट फ्रॉम दी पॉइंट ओ एग्जर्ट कर रहा है, और वो PA की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 8232.17। अब इसको फाइनल हमने आंसर लिखना है, तो हम यहाँ पे इस वॉल के अंदर लिख सकते हैं, दैट इज इन दिस, सॉरी, इन दिस वे, कि हम कहेंगे जी ये हमारी PA फोर्स इस जगह पे एक्ट कर रही है, 8232.17 LB पर फिट है, और इसकी जो लोकेशन है यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 5.93 फिट। तो ये दो चीज़ें ही हमसे रिक्वायर्ड थी कि किसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, वो ये है, और इसकी लोकेशन ये एक्टिव कहाँ पे कर रही है, बॉटम पॉइंट से, दैट इज 5.93 फिट। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।